हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। दिनों बाद कहने की बजाय लगभग 2 महीने के बाद। हाँ, 2 महीने इससे ऊपर ही हो गया, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम के लिए 10 मार्च या 8-9 मार्च से मैंने आपको छुट्टी दिया था। कहा था अब हम अप्रैल में मिलेंगे करके एग्जाम होने के बाद आपकी। और देखिए कि हम लोग अभी भी फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे हैं। तो 2-2.5-2.25 महीने के ऊपर हो ही गया हमको मुलाकात किए हुए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 9th से कहां चले जा रहे हैं, 10th क्लास में, बिना एग्जाम दिए, अपार्ट फ्रॉम द जोक। नहीं, मैं ये ऐसे ही कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं सब अच्छे बच्चे एग्जाम भी होती तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास होके आप अगली क्लास में प्रोग्रेस करते ही करते। लेकिन नेचर, हमारे नेचर में, हमारे रूटीन लाइफ, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आई हुई है ड्यू टू कोविड-19, फिलहाल तो हम फेस टू फेस मिल नहीं सकते और आपका टाइम वेस्ट हो ऐसी मेरी इच्छा भी नहीं है। फिर इसीलिए अब हम मिल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, छन्ना क्लासेस, छन्ना सर्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस। वहां मैं वीडियोस, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियोस हम वहां अपलोड करते हैं और इनकी लिंक जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों, उन बच्चों को मैं लिंक भेजता हूं ताकि वो यूट्यूब पे जाके या तो वो वैसे ही देख ले बिना डाउनलोड किए हुए, या डाउनलोड करके रख ले वो वीडियो, तो कभी भी आप देख सकते। कभी मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की और आप 1 महीने बाद देख रहे हैं, ऐसी बात के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। कभी भी देख सकते का मतलब है कि अभी तो देख लिया, बाद में जब भी आप रिवाइज करना है तो दोबारा कभी भी देख सकते हैं आप। जब जब रिवीजन करना है तब तब देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए बेटा, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आपका समय का नुकसान ना हो इसलिए, उससे 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत आप लोगों को करना है, क्योंकि अभी आप 10th पास होने के, आपको 10th पास करना है। मुझे तो 10th पास किए 27 साल हो गए, 27 साल। भाई मैं तो पास हो गया, लेकिन अब आपको अच्छे मार्क्स से, अच्छे मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस, हमारे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट जितने क्वेश्चंस है उनकी बहुत प्रैक्टिस कर ली और करके आगे बढ़ गए। नहीं, प्रैक्टिस तो करना है लेकिन रटना नहीं है। मैं अमूमन देखता हूं कई बच्चों को, देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इतने साल के कोचिंग करियर में, ऑब्जर्वेशन रहा है कई बच्चे जो 10th में बहुत अच्छे परसेंट लेते हैं वो 12th में नीचे आते हैं। रीजन, भाई आप लोग ये सवाल अपने आप से पूछिए कि अब तक आपने जितनी एग्जाम्स पास किए तो कितने सब्जेक्ट्स को आपने समझ के बिना रटे हुए समझा हो और अपनी भाषा में उसके आंसर्स लिखे हो। जनरली अमूमन 90% बच्चे तो ये करते हैं कि एग्जाम आई तो क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और उसको मगअप करना है, बाय हार्ट करना है, या मैथ्स के क्वेश्चंस की बहुत बार प्रैक्टिस करना है और एग्जाम देना है। फिर जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो अच्छे मार्क्स आपको आ गए, आप ब्रिलियंट कहलाएंगे, होशियार कहलाएंगे। और अगर नहीं आए तो जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वो एग्जाम में नहीं पूछे गए तो फिर क्या। इसीलिए मेरी तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि आप रटिए मत, चीजों को बहुत ज्यादा रटना, 10 बार करके देखना, ऐसा नहीं। बेसिक पे चाहिए, बेसिक
दिमाग में नॉलेज पे भर दीजिए, क्योंकि जिसके पास नॉलेज रहेगा, जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, उसको आगे कभी भी लाइफ में तकलीफ नहीं होती। तो आपका जोर किस पर होना चाहिए? समझने पर। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में लिख लीजिए, यूट्यूब में या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। जो नहीं समझा उसको दोबारा वीडियो बना के मैं एक बार नहीं 10 बार, आपको मालूम है मेरी हैबिट, जब तक हर एक को समझता है तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं। चलिए, उसके बाद जब मैंने 10th क्लास आपका चालू किया था, जब आप 9th में थे ऑलरेडी और आपकी एग्जाम को समय था, तो हमने जनवरी के 3 या 4 तारीख को 10th क्लास चालू कर दिया था, या 5 तारीख से। तो उस दरमियान हमारी कोचिंग को छुट्टी लगने के पहले तक हमारे अलजेब्रा के, मैथ्स के 2 से 2.5 चैप्टर्स हो गए, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और 9th क्लास का फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा के 10th क्लास के फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉब्लम सेट नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और साइंस में भी ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया है हमारा। फिर 9th का हमने पढ़ के 10th कनेक्टेड चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं बेटा मैं आप लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो गया हमारा, याद कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सुधार दीजिएगा मैसेज करके। हो गया बोल के मैं अपने हाथ नहीं रख रहा हूं, उसकी भी रिवीजन की वीडियोस बनाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे 10 गुना मेहनत की अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने करियर के प्रति जागरूक हैं और समझने पर आपका जोर है। मैंने चैनल बनाया उनके लिए हूं जो समझना चाहते हैं, ना कि रटना चाहते हैं। चलिए आइए, अब अलजेब्रा का मैं 3rd चैप्टर चालू कर रहा हूं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास अभी कोई बुक्स नहीं है और मुझे इसके क्वेश्चंस दिमाग में नहीं है, तो आज मैं इस चैप्टर का पूरा बेस सिखाता हूं कि हमें कहां कहां क्या यूज होने वाला है, पूरा बेस। और कल से हम इसके प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। चलिए, इस चैप्टर पे जाने के पहले 9th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। क्या होता है सेट्स का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट के पहले आपने कई बार ग्रुप पढ़ा। ग्रुप मतलब क्या? हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। किसी का भी जब बहुत सारे लोग जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर वो ग्रुप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, या पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता, इट इज नोन एज अ सेट। ये कहां यूज करते? जनरली घर की लेडीज जब मार्केट में जाए तो अगर हमको चाय पीने के कप लेना है तो मार्केट में देखिए हमें कप का क्या मिलता है? सेट। एक कप का सेट, 6 कप का सेट, वो चाय के कप हो गए। इट इज नोन एज अ सेट। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में पर्टिकुलर चीजों का ग्रुप, पर्टिकुलर चीजों के ग्रुप को, पर्टिकुलर चीजों को, पर्टिकुलर नंबर्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? सेट्स। इसको डिटेल में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इस पे समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा सेट। इस चैप्टर में आगे जाने के पहले कुछ चीजें और, अगर मैं लिखूं, समझिए, अगर मैं लिखूं एक नंबर का सेट बना देता हूं, ठीक है? सेट्स में हम लोग ब्रैकेट में नंबर्स लिखते हैं, हम लोग याद कीजिए। सेट हम कैपिटल अल्फाबेट से
जो भी लिखे हैं, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ यू, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, कॉमा से सेपरेट की। वैसे ही अब मैं ब्रैकेट में ना करते हुए नंबर्स को कॉमा सेपरेट कर रहा हूं, 2 4 6 8 10 12। और अब आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इसके बाद क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा? करेक्ट, क्या आएगा? 40। क्यों अंदाजा लगा पाए? ये जो हमने नंबर्स को लिखा, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, एक पर्टिकुलर, इन सबके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है कि हर दूसरा नंबर पहले से 2 ज्यादा है। 4 कब बनेगा? जब 2 में 2 ऐड करेंगे, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड, तो हर एक में 2 ऐड करो, अगला नंबर मिल जाता है। तो ये जो ग्रुप बनाया है, ये जो सेट बनाया है, ये जो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, एक पर्टिकुलर रिलेशन में लिखा है, तो दिस इज नोन एज अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बनाया हुआ है हमने नंबर्स का। जैसे हमने लिखा 1 3 5 7 9 11, इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे 30। इसमें भी हर दूसरा नंबर पहले वाले से 2 ज्यादा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। अब लिखा मैंने 2 4 8 16, तो बताइए अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? तो सोचिए, क्या रिलेशन हम बना सकते हैं कि ये ऑर्डर में लिखा हुआ है पर्टिकुलर? देखिए 2 जैसा का वैसा, पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट। इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, यस। 2 2 4, 4 2 8, 3 बार 2 मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा। 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 2 8, 2 16, तो पहला टर्म 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, तो इसके बाद में क्या आएगा? 2 टू द पावर 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, तो यहां क्या आएगा? 32 बन गया। इनमें भी रिलेशन है, तो इट इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर है, तो दिस इज नोन एज अ सीक्वेंस। सो हाउ विल यू डिफाइन अ सीक्वेंस? एन अरेंजमेंट ऑफ, ये मेरी अपनी भाषा में, एन अरेंजमेंट ऑफ, अभी हम नंबर से पढ़ रहे हैं, हमारे इस मैथड नंबर से पढ़ना है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a particular order is, order मतलब particular, order का मतलब particular एक आप रिलेशन बन रहा है हर एक के बीच में, in a particular order is known as sequence, is known as sequence। चलिए, तो सीक्वेंस का तो मतलब आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस मतलब समझ में आ गया, लेकिन इन 2 सीक्वेंस में देखिए फर्क, देखिए। अब दूसरा नंबर पहले से 2 बड़ा है, मतलब क्या? अब ध्यान देके सीखिए, सीक्वेंस में हमने ये जो नंबर्स लिखा है ना, इन नंबर्स को हम कहते हैं टर्म्स। तो ये कौन सी टर्म हो गई भाइयों और बहनों? दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म? सेकंड टर्म। ये कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। तो ऐसा आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो लास्ट में जो भी आएंगी
उसे कौन सी टर्म कहेंगे? nth टर्म। इनको डिनोट किससे करते हैं? फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं T1 से, फर्स्ट टर्म। उसे एक चीज से और डिनोट करते हैं स्मॉल a से। सेकंड टर्म डिनोट करेंगे T2 से, थर्ड टर्म T3 से, फोर्थ टर्म T4 से। वैसे ही nth टर्म डिनोट किससे करेंगे? Tn से। मतलब सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबर्स में सीक्वेंस कब कहलाएगा? जब उन नंबर्स में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, संबंध होगा। संबंध कैसा है कि बाद वाला नंबर पहले नंबर से 2 ज्यादा है, या पहले नंबर में 2 ऐड करते जाओ तो नया नंबर मिलते जाएगा। 6 में 2 ऐड करोगे 8, तो 8 में 2 ही ऐड करते जाना है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। लेकिन अब रिलेशन क्या बन रहा है तो देखिए, उसको समझने के लिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कहां तक लेके सीक्वेंस में हम लोग nth टर्म तक लेके गए, हम लोग nth टर्म तक है। अब देखिए nth टर्म तक जरा ध्यान देके सीखिएगा बेटा प्लीज, बहुत आसान है। nth टर्म तक लेके गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस मतलब जैसे मेरी उम्र 43 है और आपकी उम्र 15 साल होगी, तो बताइए हम दोनों की उम्र में, मेरी और बच्चों की उम्र में कितना फर्क है? तो लगभग 28 साल का फर्क है। कैसे निकाले? तो मेरी उम्र में से आपने आपकी उम्र माइनस कर दी। माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस निकालना हमेशा बड़े में से छोटा। तो सेकंड टर्म में से क्या माइनस कीजिए? फर्स्ट टर्म कीजिए। कितना आंसर मिला? 2। पहले 2 टर्म, दूसरे 2 टर्म का डिफरेंस निकालिए। 6 माइनस 4, आंसर कितना मिला? 2। दूसरे 2 टर्म लीजिए, 8 माइनस 6, आंसर कितना मिला? 2। मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव, वर्ड क्या कर रहा हूं यूज? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं कि एक टर्म और कोई बीच की टर्म, ऐसे नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब उसके जस्ट बाद वाली ये टर्म तो उसके बाद वाली टर्म। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते जाइए। आपको डिफरेंस देखिए कॉमन मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। ये भी ले लीजिए, 10 माइनस 8 कितना मिला? 2 ही मिला। तो जब डिफरेंस किसी सीक्वेंस कैसे कहेंगे? नंबर का अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और वो ऑर्डर मतलब वो रिलेशन कैसा हो कि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा हो? कॉमन। डिफरेंस कैसा हो? कॉमन। तो उस सीक्वेंस को नाम दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज नोन एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग डिफाइन या क्या लिखेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे समझेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एपी? If the difference between any 2, कोई भी 2, हमने 2 ही टर्म लिए। If the difference between any 2 consecutive वर्ड मतलब एक के बाद दूसरा। If the difference between any 2 consecutive terms ऑफ अ सीक्वेंस, वो कंसेक्यूटिव टर्म्स किसकी होनी चाहिए? दिए हुए सीक्वेंस की। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस के। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉमन। अगर डिफरेंस क्या है? कोई भी, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसे आया?
कॉमन, अगर इस तरह का रिलेशन है तो उस सीक्वेंस को कहा जाता है, इट इज नोन एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब उस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस तो कई तरह के हैं, सीक्वेंस में ऑर्डर्ड पेयर रहेगा ही रहेगा, तो रिलेशन कई तरह के होंगे, लेकिन रिलेशन कौन सा वाला? कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो? कॉमन। जैसे हम यहां सीख लेते हो 1 3 5 7 9 11 और ये चल रहा है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। हमेशा डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कितना है 2, इन दोनों का निकालना, ये दोनों कंसेक्यूटिव है तो बाद वाले में से पहला वाला 5 - 3 2 7 - 5 2। देखिए डिफरेंस कैसा है? कॉमन। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? सीक्वेंस का नाम क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमने एक सीक्वेंस और लिखा था 2 4 8 16 32, अभी हमने पावर में लिखा था। अब इनका डिफरेंस देखिए, रिलेशन तो है, मतलब ये सीक्वेंस तो है, लेकिन 4 - 2 कितना आया? 2। 8 - 4 कितना आया? 4। 16 - 8 कितना आया? 8। क्या इन कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कॉमन है क्या? नहीं, लेकिन इनमें रिलेशन तो है कि बाद वाले टर्म हमको मालूम चल रहा है कौन सा है, ये 2 का पावर 1 है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5 और 2 का 6, मतलब रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन में कॉमन डिफरेंस है क्या? कॉमन डिफरेंस अगर नहीं है तो भले ही वो सीक्वेंस हो, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इट इज एनी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस हो सकता, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स है, उन टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कॉमन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आइए चलिए देखते हैं अब इसके नोट, इसका बेस जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा, जो बहुत ध्यान से सीखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर से एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आप दिमाग में रखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले वो सीक्वेंस चाहिए और उस सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा आना चाहिए? कॉमन। कॉमन आना चाहिए डिफरेंस। अब इसको समझते हैं, अब इसके फॉर्मूलेज बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। लेट T1 T2 T3 T4 T5 कहां तक? Tn तक। अभी मैंने कहा सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उनको पहले नंबर को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये नाम देते हैं। चाहे लिख देता हूं। T1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। इसी तरीके से Tn का मतलब nth टर्म, nth टर्म। वो nth टर्म जैसे ये चौथी है, ये पांचवी है, तो ये nth कोई भी नंबर की टर्म हो सकती है, कोई भी नंबर की। वो नंबर हमें नहीं मालूम तो उसको जनरल नाम क्या दिया गया? nth टर्म। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कॉमन। अब आपके कोर्स में या जनरली हम लोग इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डिनोशंस यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म T1 को जनरली डिनोट करते हैं A से। इट इज नोन एज फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस, कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो पूछ लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस हम डिनोट करते हैं स्मॉल
डी से, और ये टर्म्स लिखी गई बेटा, और ये जो सीक्वेंस से लिखा, ये सीक्वेंस मैं मान ले रहा हूं, ये सीक्वेंस किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हमने बोला है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा? हमेशा कॉमन। कॉमन रहेगा मतलब आइए देखते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? A। कॉमन डिफरेंस जनरली कितना लिया है? D। अब ये हर एक टर्म की मुझे वैल्यू निकालना है। निकालने के बाद वो हमें nth टर्म का फॉर्मूला देगा। अब यही चीज जो आपको समझना है, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ये nth टर्म जो मैं सिखा रहा हूं, ये nth टर्म निकालना, ये आपको 12th में भी काम आएगा, ध्यान रखिए। nth टर्म मतलब होता क्या है? सर क्या है nth टर्म का मतलब? मुझसे समझ लीजिए nth टर्म क्या होती है। तो मैं मेरी भाषा में nth टर्म को एक वर्ड में डिस्क्राइब करता हूं, ये डिफाइन करता हूं। nth टर्म को मैं कहता हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन हिंदी में निष्कर्ष। मतलब से समझते इसको एग्जांपल से हम लोग। कंक्लूजन, मान लीजिए हम फेस टू फेस, जो बच्चे पढ़ते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मान लीजिए हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्लास चालू हो रही है। क्लास चालू होंगी, आज नहीं कल तो क्लास चालू होंगी, जब भी इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। अब क्लास चालू हो गई और मैंने आपके क्लास का, ट्यूशन का टाइम रखा सवेरे 7:30 बजे। मान लो कल से क्लास चालू हो रही, 15 में से क्लास चालू हो रही, मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मैंने आपको फोन करके बताया बेटा कल से क्लास चालू हो रही और आपके क्लास का टाइमिंग है सवेरे 8 बजे का, सब लोग पहुंच जाइए। अब आप भी बड़े उत्सुक कि इतने दिनों बाद क्लास चालू हो रही है। अब आप पहुंच गए 7:45 बजे से, और मैंने टाइम क्या रखा हो? 8 बजे का। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चन्ना सर कितने बजे पहुंचेंगे? 8 बजे क्लास, तो 8 बजे पहुंचना चाहिए। अब मैं पहले ही दिन 8:15 बजे पहुंचा और माफी मांग लिया, बेटा वेरी सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया, बहाने कर लिया, लेट हो गया, कल बराबर वक्त पे आऊंगा 8 बजे। फिर क्लास पढ़ाया, खत्म किया और बोला कल हम मिलेंगे फिर से 8 बजे। फिर आपने मेरी बात पे भरोसा कर लिया और फिर आप आए दूसरे दिन। सोचिए आप कितने बजे पहुंचेंगे? 8 बजे। लेकिन दूसरे दिन भी मैं फिर 8:15 बजे आया। फिर आता माफी मांग लिया, बेटा माफ कर दो, बेटा नहीं थोड़ा सा दीदा गेट गिरा हुआ था, रेलवे का फाटक था, कोई भी बहाना कर लिया और बोला बेटा नहीं कल से लेट नहीं होगा, पक्का पक्का कल से लेट नहीं होगा, कल बराबर 8 बजे क्लास चालू करेंगे। फिर तीसरा दिन आया, फिर एक बार आपने मेरी बात पर भरोसा कर लिया और फिर आप 8 बजे तक पहुंच गए और फिर तीसरे दिन मैं फिर 8:15 बजे पहुंचा। अब मैं उस दिन लाख बोलूं, कुछ भी बोलूं कि अब आने वाले कल में 8 बजे क्लास चालू होगी, लेकिन आप मुझे बताइए अब नेक्स्ट डे, 3 दिनों के बाद चौथे दिन आप बताइए, मैंने बोला क्लास 8 बजे की है, लेकिन आप कितने बजे पहुंचेंगे? आंसर कितने बजे पहुंचेंगे? 8:15 बजे बराबर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, आपके दिमाग ने कंक्लूजन लगा लिया कि चन्ना सर कितना भी बोले 8 बजे, वो 8:15 के पहले नहीं पहुंच सकते, तो आप भी कितने बजे पहुंचेंगे? 8:15 बजे। तो दिमाग ने कंक्लूजन कब लगाया? जब चीजें क्या चली कॉमन, मतलब पहले दिन भी 8:15, दूसरे दिन भी 8:15, तीसरे दिन भी 8:15, तब जाके आपके दिमाग ने कंक्लूजन लगाया। लेकिन अगर मान लीजिए पहले दिन मैंने 8 बजे बुलाया और मैं पहुंचा 8:15 बजे, माफी मांग लिया, सेकंड डे बोला 8 बजे और मैं सेकंड डे 7:45 को ही पहुंच गया, आपसे पहले पहुंच गया,
और 8 बजे क्लास चालू कर दिया। थर्ड डे 7:30 बजे पहुंच गया, चौथे दिन 7:15 को पहुंचा। तो क्या आपका दिमाग निष्कर्ष लगा सकता है कि चन्ना सर लेट आएंगे जल्दी आएंगे? तो आपका दिमाग निष्कर्ष लगा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है मैं जल्दी भी आ सकता हूं, लेट भी आ सकता हूं, इसलिए आप कितने बजे पहुंचेंगे हर बार? बराबर 8 बजे। तो दिमाग निष्कर्ष कब नहीं लगा पाता, कंक्लूजन कब नहीं लगा पाता? तब जब चीजें कॉमन ना हो। और दिमाग कंक्लूजन कब लगा पाता है? जब चीजें कॉमन हो, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो यंत्र टर्म निकालने के लिए तब निकलेंगी जब चीजें कैसे चलेगी? कॉमन। तो कॉमन कैसे चलाएंगे? देखिए, तब जाके यंत्र टर्म का फॉर्मूला कैसे बनता है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस बी है। अब क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एज T2 माइनस T1। डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉमन, और कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया है? D से। तो ये D हो गया T2। अब ये माइनस T1 उधर जाएगा तो प्लस T1 बन जाएगा, और D के पास कुछ था मतलब प्लस D, ये हो जाएगा, तो उसमें ऐड हो गया T2। T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? A प्लस कितना लिखा है? D। इसे नंबर 2 दे दिया, नंबर 1 हम किसको दे देते हैं? T1। चलिए T1 को फाइन, या यहां दोबारा लिख देता हूं ना मैं, एज T1 इक्वल्स टू A। ये नंबर 1 हो गया, ये T2, क्योंकि एंटर टर्म मतलब कंक्लूजन कब लगा पाएंगे? जब चीजें कॉमन चलेंगी। उसके बाद फिर से इन दो टर्म का कॉमन निष्कर्ष लगाने के लिए 3-4 बार तो कॉमन चलना चाहिए। ये पहली बार फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म? सेकंड टर्म। और एक दो निकाल लेते हैं, T3 माइनस T2, इन दोनों का डिफरेंस भी कॉमन होना चाहिए। कितना? D। T3 is given by माइनस T2 उधर जाएगा तो प्लस T2, और बचा हुआ D। T3 T2 की वैल्यू कितनी है? A प्लस D, बचा हुआ D। T3 की वैल्यू फिर से लिखते A, कितनी बार D है? 2 बार D है। नंबर थर्ड, एक और बना लेते हैं फॉर्मूला ताकि कंक्लूजन लग पाए। पहली बार, दूसरी बार इनको ब्रैकेट्स में डाल देता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। T1, T2, T3। अब एक और कर लेते हैं इन दो टर्म को, T4 माइनस T3, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इनका आंसर कॉमन डिफरेंस ही रहेगा। सबका आंसर कॉमन डिफरेंस, T4 इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T3 प्लस D। T4 T3 की वैल्यू A प्लस 2D, साथ का ये D। तो T4 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? A प्लस 3D। इक्वेशन नंबर 34। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो इसके बेस पे हम निष्कर्ष लगाना है, कंक्लूजन लगाना है, तो जिससे हमें क्या मिलेगा? nth टर्म। देखिए, गौर से देखिए, फर्स्ट टर्म रहे तो भी A है, सेकंड टर्म रहे तो भी A है, थर्ड टर्म रहे तो भी A है, फोर्थ टर्म रहे तो भी A है। तो nth टर्म निकालेंगे, कोई भी टर्म रहे, A तो आ ही रहा है, तो nth टर्म में भी क्या आ जाएगा? A। आगे अब सेकंड टर्म में देखिए, ये कौन सी टर्म है? सेकंड।
डी के सामने जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो डी के पास सेकंड टर्म में डी है, थर्ड में भी डी है, फोर्थ में भी डी है, फर्स्ट में नहीं है। मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। सेकंड टर्म में कितने डी है? एक। टर्म कौन सा है? सेकंड। एक डी है, मतलब एक कम है, इससे एक कम। थर्ड टर्म में कितने डी है? 2 डी। फोर्थ टर्म में कितने डी है? 3, मतलब जो नीचे टर्म है उससे एक कम हो गया। सर लेकिन फर्स्ट टर्म में तो नहीं है, तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म में सिंपल ए है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 3 + 0 आंसर कितना होगा? 3। 0 × 5 आंसर कितना होगा? 0। तो देखिए ये ए लिखा हुआ है, ए में अगर मैंने 0 ऐड किया कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि a + 0 तो a ही होगा। अब 0 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? d से। क्या होगा देखिए तो, 0 × d विल बी 0, 0 + a विल बी a। तो a को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? a + 0d। तो देखिए फर्स्ट टर्म में भी d आया, सेकंड टर्म में भी डी आया, थर्ड में भी डी है, फोर्थ में भी डी है, तो n में भी प्लस कौन आएगा? डी तो आएगा ही आएगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्स्ट टर्म में 0 डी है, मतलब इससे एक कम है, 1 में एक माइनस कर दो, 1 - 1 विल बी 0। सेकंड टर्म में 1 डी है, मतलब इसमें से एक कम कर दो, 2 में से एक कम किया तो 1 बचेगा। थर्ड टर्म में 2 डी है, मतलब इससे एक नंबर छोटा। फोर्थ टर्म में 3d है, एक नंबर छोटा। तो nth टर्म में एक नंबर छोटा, मतलब क्या होगा? n - 1d। नहीं समझ में आया बेटा? क्लियर टू ऑल ऑफ इट? एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। किस प्रोग्रेशन का? फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज नोन एज एन nth term, nth term of arithmetic progression. Clear to all of you? सबसे पहले सीक्वेंस मतलब an arrangement of numbers। फिर एक बार बोलो, an arrangement of numbers 1, 4, 7, 11, 14 and so on। तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट होने के बाद में देखिए रिलेशन है, हर दूसरा नंबर पहले से 3 ज्यादा है। 1 में 3 ऐड करोगे, 4 + 3 7 + 3 विल बी 10, 10 + 3 विल बी 13। आगे 3 का डिफरेंस है बेटा हमारे पास में, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया ये। इस सीक्वेंस में हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस की पहली टर्म को डिनोट किससे करेंगे? t1 से, सेकंड टर्म को t2 से, थर्ड टर्म को t3 से, ऐसे आखिर तक जो भी टर्म होंगे उसको डिनोट किससे करेंगे? n टर्म से। तो जब कोई भी सीक्वेंस किसमें हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? nth टर्म a की जगह हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि a मतलब फर्स्ट टर्म। तो t1 + n - 1 × d, कोई भी रूप में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म निकालने के लिए? nth टर्म निकालने के लिए। आपके कोर्स में क्या है? शुरुआत में आपको कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, बोलेगा चेक करो कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कब रहेगी? कैसे चेक करेंगे? कोई भी 2 टर्म के बीच का आपने क्या निकालना है? डिफरेंस।
आप जब क्या निकालते जाएंगे डिफरेंस, अगर डिफरेंस कैसा रहेगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, वो प्रोग्रेशन कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कुछ भी हो सकता, जैसे 11 में जाएंगे तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये आपके कोर्स की नहीं है, ये आगे के लिए हायर क्लासेस के लिए। सिर्फ हमारे कोर्स में क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी रहेगा। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यही चैप्टर 11 में भी है। कैसे चेक करेंगे, कोई भी सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। चेक करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो चेक करो मनी मन। 7 - 3 या लिख के भी देख लो, 7 - 3 दोनों का डिफरेंस 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, 19 - 15 4। तो सभी टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, कॉमन है, तो ये किसमें आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। इसको आप चाहे तो ए से डिनोट कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस CD कितना होगा, सब में कितना डिफरेंस है, 4 का। डिफरेंस निकालकर हमेशा सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म, पहले में से दूसरी माइनस करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में से फर्स्ट, बड़े में से छोटा। 11 - 7, 15 - 11। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में क्या पूछा है कि फर्स्ट टर्म निकालो, चेक करो एपी में है या नहीं है, बाद में क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या निकालना है, nth टर्म की वैल्यू निकालो, और ये सारा का सारा हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।